जय हिंद साथियों, जय श्री राम। विषय वही जो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नॉट द टसल बट फुल फ्लेज्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। अब यह मामला चॉइस का नहीं है, शायद दोनों ही के लिए एक सर्वाइवल का सवाल है। इजराइल के पास न तो युद्ध से भागने का विकल्प है और न ही युद्ध को हारने का विकल्प है। सर्वाइवल का सवाल है। तो जब आदमी के सर्वाइवल की बात आती है तो कुछ भी करता है, वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। वैसे अगर हम बात पहले इजराइल की ही करें तो राइट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जो यूरोपियन देश है ना, ये हमेशा ही इसी तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद जब यहूदी जहां तहां बिखरे हुए थे पूरी दुनिया में, यूरोप में थे, काफी सारे यहूदी जर्मनी में थे, इंडिया में भी थे, अमेरिका में थे, और ये एक तरह से खानाबदोश प्रजाति की तरह थे। इनका कोई अपना देश नहीं था, अपना कोई वजूद नहीं था हम बोले तो। पर्टिकुलरली ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी तूती बोलती थी उस जमाने में, उन्होंने इनको एक झांसा दिया या भरोसा दिया कि अगर तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हारे लिए एक जगह की तलाश करेंगे और यहूदियों का एक अलग देश दे देंगे। और इसी भुलावे में, इसी झांसे में, इसी लाभ की उम्मीद में उन्होंने साथ दिया। और साथ देने का नतीजा यह हुआ कि इनको मिला भी कुछ, लेकिन इसका एक इनके साथ, इनके पक्ष में जो बात नहीं गई वो गई हिटलर का जो अभ्युदय हो रहा था जर्मनी में। हिटलर को यह लगा कि ये रहते तो जर्मनी में हैं, काफी बड़ी तादाद थे उस समय यहूदियों की जर्मनी में, लेकिन ये साथ हमारा नहीं देते। तो उन्होंने बड़ा बुरा बर्ताव किया यहूदियों के साथ। बर्ताव इस हद तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते, और पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन तात्कालिक चाहे जो बताया जा रहा हो, पर विशुद्ध एक व्यवसायिक कारण था। पूरा यूरोप, अमेरिका रिसेशन से गुजर रहा था, और उनके रिसेशन को दूर करने का एकमात्र रास्ता ही होता है कि दुनिया में युद्ध हो जाए और लोग वॉरफेयर मटेरियल खरीदें इनसे। उस समय वॉरफेयर मटेरियल दो ही जगह बनता था, या तो यूरोप के कुछ कंट्रीज में, या अमेरिका में और रूस में, उस जमाने के सोवियत संघ में। तो इसी लालच में ये जहां तहां चाहते थे कि वॉर हो जाए। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, और उसके बाद मई 1948 में, जैसा कि प्रॉमिस किया था इन्होंने, और यहूदियों को बड़ा एक मोल चुकाना पड़ा उसका वो जो इन्होंने साथ नहीं दिया जर्मन का, मोल इस तरह से चुकाना पड़ा कि लाखों यहूदी गैस चैम्बर में झोंक दिए गए। इनकी बड़े पैमाने पर नरसंहार हुई। अंततः इनको एक देश मिला, इजराइल, 1948 मई में। और जब इजराइल मिला इनको तो काफी यहूदी वहां जाने लग गए। और उस समय इजराइल नहीं था, बल्कि इनको फिलिस्तीन मिला था। और टसल तब से शुरू हुआ जब फिलिस्तीन का एक बड़ा भूभाग, लगभग 60% से ऊपर का 62% भूभाग, जो कि इनके जनसंख्या के अनुपात में बहुत ज्यादा था, इनको दे दिया गया। और ये मंजूर नहीं था कई सारे कंट्रीज को जो उस जमाने में उस इलाके में थे, इराक, ईरान, जॉर्डन इत्यादि, लेबनान। खैर, यहूदियों का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रिजॉल्व उनका बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया में शायद इतना स्ट्रांग रिजॉल्व कहीं का नहीं हो। आज भी जब इजराइल लड़ाई लड़ रहा है तो इसके लोग चाहे जहां कहीं भी हों, वर्चुअली कई बार यह भी कहा जाता है कि अमेरिका को जो लोग चला रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ यहूदियों का है। वहां के बहुत सारे इंडस्ट्रीज के जो
चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, जो करता धरता हैं, वो सब यहूदी हैं। तो अमेरिका चाहे या न चाहे उसको इजराइल के हक में फैसला लेना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अमेरिका खाली राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चलाते हैं, बहुत सारे अन्य प्लेयर भी हैं। तो खैर, इजराइल के लोगों का रिजॉल्व अच्छा था, उनका आईक्यू दुनिया में शायद सबसे बेहतर है। उन्होंने अपने लिए एक बंजर जमीन पे बढ़िया सा देश बनाना शुरू किया, जो उनके पड़ोसियों को मंजूर नहीं था, जो आसपास सारे मुस्लिम कंट्री से घिरे हुए थे वो उनको मंजूर नहीं था। बावजूद इसके इजराइल लगातार प्रगति करता चला गया और इसे खतरा हमेशा बना रहा। और तब भी सर्वाइवल का सवाल था, आज भी सर्वाइवल का सवाल है। एक बार ऐसा भी नौबत था कि हालांकि इजराइल के पास एटॉमिक कैपेबिलिटीज भी है, एटॉमिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है, वो नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि ईरान के पास भी ऐसा ही कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाए और उनके लिए एक परमानेंट खतरा उत्पन्न हो जाए। शायद ऐसा ही अमेरिका भी चाहता है। और क्लियरली अब दुनिया दो खेमों में बंट चुका है। एक खेमा इजराइल यूएस का, यूएस भले ये कहता रहे कि मैं 15 दिन के बाद सोचूंगा कि हमें क्या करना है, इस युद्ध में किस तरह से उतरना है या शांति के लिए प्रयास करना है, बट अंदर अंदर जो भी ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा चंक यूएस मेड वॉरफेयर मटेरियल भी है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो या बॉम्ब्स हो या उनकी रक्षा प्रणाली हो। इराक अपना रक्षा एयर डिफेंस 3-4 तरीके से करता है। एक तो उनका स्वदेशी मेड आयरन डोम है। आयरन डोम का प्रॉब्लम यह है कि सुपरसोनिक स्पीड से जब कोई भी आ रहा हो हमला, तो उसको रोक पाने में जो आयरन डोम है वो 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो अमेरिका निर्मित एरो 1 है, एरो 2 है, थर्ड एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल्स हैं। बट द थिंग इज दैट कि इनको यूज करने का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। लगभग $15 मिलियन एक एक रात का खर्चा कर रहा है इजराइल। तो इजराइल के पास भी ऐसा तो है नहीं कि पेड़ में के पत्ते हैं, पेड़ में लगा रहा है उसको तोड़ के और चला रहा है इजराइल। तो इजराइल की भी आर्थिक स्थिति अब बहुत बेहतर नहीं है। पर फिर भी अगर जिस दिन वो चुप बैठ गया उस दिन उसका सत्यानाश हो जाएगा, तो उसको हर हाल में लड़ना है। इजराइल का साथ मुस्लिम कंट्रीज भी दे रहे हैं। जब इजराइल 200 फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा के और ईरान पे हमला करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग या ग्राउंड रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये पड़ती है और कोई ना कोई इस जरूरत की पूर्ति कर रहा है, क्योंकि as you all know by this time कि there is a distance of around 1800 to 2000, लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। और 2000 किलोमीटर तक फाइटर एयरक्राफ्ट जाके और टारगेट हिट करके वापस लौटना एक ही गो में ये संभव नहीं है। तो इजराइल की मदद कर रहे हैं मुस्लिम कंट्री भी। ये जो सुम्मत वाली बात है ना, वो कहीं कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में सब अपना अपना हित देख रहे हैं। आज के तारीख में सब अपना अपना हित जब मैं कह रहा हूं, तो यूएस जो कि एक बहुत ही बड़ा दोगला देश है, उसने अपनी दोगलाई समय समय पे दिखाई है। वियतनाम में वो बुरी तरह हारे हैं, अफगानिस्तान में वो बुरी तरह हारे हैं। जिस तालिबान को उन्होंने खड़ा किया था सोवियत संघ के खिलाफ, सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भगाने के लिए, अंततः वही तालिबान उन पे भारी पड़ा और तालिबानियों के डर से उनको भागना पड़ा। पिछले रिजाइम जब जो बाइडन का था, आखिरी दिनों में, जो बाइडन के आखिरी दिनों में जिस तरह से अमेरिकी फौज भागी थी तालिबान को छोड़ के, अफगानिस्तान को छोड़ के, और वो भागे थे पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से लौटे थे अपने वतन। तो उस समय भी पाकिस्तान उनको हेल्प किया था अफगानिस्तान के खिलाफ। अभी भी अमेरिका वही कर रहा है। एक फील्ड मार्शल को अपने यहां लंच खिलाया और शायद फील्ड मार्शल बनाने में भी उसका हाथ हो, अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है। तो खैर, फील्ड मार्शल ने जो लंच खाया उसका मोल भी चुकाया। पहला मोल यह कि उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया इस बात के लिए कि इनको
शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर हो सकता था उसको रुकवा दिया। ये कारण बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको रुकवा दिया, उसके लिए उनको नोबेल मिलेगा। और दूसरा वादा जो करा है, लंच का जो मोल चुकाया फील्ड मार्शल ने, वो ये मोल चुकाया कि उन्होंने एक नेवल बेस और एक एयरफोर्स बेस ऑफर कर दिया है अमेरिका को कि तुम यहां आओ, यहां से रिफ्यूलिंग करो, यहां से ऑपरेट करो, वापिस आके यहां लैंड करो और मारो ईरान को, कोई सुम्मत नहीं। ईरान के साथ में है पाकिस्तान की जनता, जैसा पहले सुम्मत की बात हो रही है। ईरान के साथ में होने का दावा करते थे वहां के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं शहबाज, तो शहबाज शरीफ ईरान के साथ होने का दावा करते हैं। फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका को यह वादा दे आते हैं कि नहीं, तुम हमारे यहां से ऑपरेट कर सकते हो और मारो ईरान को, जितना मारना हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे कंट्री, अभी अभी यूएई का एयरक्राफ्ट एक मेडिकल हेल्प लेके गया है इजराइल। तो इसका मतलब कि ईरान के साथ 57 कंट्री नहीं है, ये इट्स वेरी क्लियर नाउ। ये हो गया इजराइल की बात। इजराइल रुकेगा नहीं और ईरान कहता है कि वो झुकेगा नहीं, लेकिन इजराइल तब तक हमला करता रहेगा जब तक या तो खमेनेई, आयतुल्लाह खमेनेई मारे ना जाएं, और जब खमेनेई मारे जाएंगे तो उनका बेटा भी मारा जाएगा, और बेटा मारा जाएगा तो रेजिम भी चेंज होगा वहां। ये पर्पस है इजराइल का, और इसके लिए दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे विल डू इट इवेंचुअली। ये जो यूएस कहा है ना कि मैं 15 दिन के बाद सोचूंगा, ऐसे दोगले देश का कोई भरोसा नहीं। इसके पास B-52 है, B-52 विथ लोडेड न्यूक्लियर कैपेसिटी। दे आर वेरी नियर टू द ईरान, जो इनका अपना एक टापू है वहां पे पार्क करके रखा है इन्होंने, और कभी भी हमला कर देंगे ये पहले भी इन्होंने कहा था कि संडे को वार्ता होगी, और संडे को वार्ता से पहले फ्राइडे को इजराइल से आक्रमण करवा दिया था। तो अभी भी ये कभी भी निपटा सकता है खमेनाई को, उसके बेटे को, लेकिन रिजीम चेंज करने में दिक्कत है, क्योंकि इस तरह का खौफ पैदा करके रखा है ईरान ने अपने देश में, अपने लोगों के ऊपर। इतना अट्रॉसिटी हुआ है कि लोग आउटराइटली आयतुल्लाह खमेनाई के खिलाफ सड़क पे आने को तैयार नहीं है, और यहीं से इजराइल का प्लान लिटिल बिट ऑफ हेवाई जा रहा है। अब ईरान के पक्ष में क्या है, ईरान भी अकेला नहीं है, उसको टैक्टिकल सपोर्ट है रूस का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का। चीन का तो एक एयरक्राफ्ट भी वहां गया, लेकिन चीन का एक लिमिटेशन है, वो समुद्र के रास्ते पहुंच नहीं सकता, वो पहुंचेगा हवाई रास्ते से। हवाई रास्ता से मतलब पाकिस्तान होते हुए, लेकिन कितना कुछ वहां पहुंचा पाएगा उसका भी एक लिमिटेशन है। रशियन मेड डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान में, लेकिन उनको ऑलरेडी जो इजराइल का खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो बर्बाद कर चुका है। और फिर भी इजराइल के पास काफी कुछ सुपरसोनिक कैपेबिलिटीज है मिसाइल्स का मारने का, वो भेज रहा है, उसको रोक रहा है इजराइल बहुत सारा पैसा लगा के। जो भी उनके पैट्रियट हैं, या एरो 1 है, एरो 2 है, थार्ड है, आयरन डोम है, ये सब ऑपरेट करने का एक बहुत बड़ा खर्चा चुका रहा है ईरान। ये ढकलेट देश हैं, ये जितने हैं ना मुस्लिम देश, अदरवाइज जितना पैसा इनके पास रिसोर्सेस था, अगर ये चाहते तो दुनिया में अपना एक रसूख बना सकते थे, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है। कोई एक दूसरे का नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। वो इनके शायद ब्लड में भी है, तो इसका क्या कहें, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनाई 7 पीढ़ी भारत से ही गए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। तो ये स्थिति है ईरान का। पाकिस्तान भी उसी तरह का देश है, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत एक बहुत बढ़िया काम किया, भारत ने एक न्यूट्रल पोजीशन लिए हुए है अभी तक, न इधर न उधर। एक बार फंसाने की कोशिश की थी ट्रंप ने कि मोदी जी को हम एक बार फिर से बुलाएं यूएस, और उसके अगले दिन मुनीर को खाना खिलाएं, और फिर दुनिया में एक मैसेज कर दे, ट्वीट कर दे कि हमने एक बार फिर से इनको सहमति पे ला दिया भारत पाकिस्तान को। ये श्रेय लेने में जो है ना ट्रंप,
ये सबसे आगे रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नंबर का डरपोक आदमी है, ये कहीं भी डायरेक्टली कुछ भी करता नहीं है, डायरेक्ट जाने की हिम्मत नहीं है। एक बार पुतिन से बात किया तो पुतिन ने इसको बोला तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। अब रसिया चूंकि व्यस्त है यूक्रेन इशू पे, तो आउटराइटली मदद कर नहीं पा रहा है ईरान का। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ईरान में रेजिम चेंज हुआ, तो जो इंडिया को अभी ऑयल सप्लाई उस रास्ते से आ पा रहा है, वो शायद दूसरे रेजिम में उसी तरह से सुविधा न मिले। तो इंडिया के लिए तो ये रेजिम चाहे जैसा भी था, वो एट्रोसिटी किया ईरान के ऊपर जैसे किया, लेकिन ये इंडिया के हक में ही था। तो अब इंडिया के लिए भी समस्या शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को यूएस मदद देता रहेगा। यूएस कभी हमारा नेचुरल एलाई रहा नहीं, इंडिया को बहुत उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। आगे भी रूस से बढ़िया संबंध बना के रखना चाहिए। इस बीच में और आगे क्या होगा दुनिया में, शिया सुन्नी में अभी भी विभक्त है मुस्लिम वर्ल्ड। दिस इज द रियलिटी, इससे किसी को इतर नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान किसी का नहीं है, न ईरान का है, न और किसी मुस्लिम देश का है। ये कहता तो ये है कि हम मुस्लिम देश का नेतृत्व करने की समर्थता रखते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। कतर अभी भी यूएस के पक्ष में है। तो कुल मिला के नाउ वन थिंग इज फॉर श्योर कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर ये नहीं रुका, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ईरान अगर झुकेगा नहीं तो इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल तब तक मारता रहेगा जब तक या तो पूरा ईरान तहस नहस न हो जाए, बिल्कुल बर्बाद न हो जाए। ईरान बर्बाद हो जाना भी मिडिल ईस्ट के लिए ठीक नहीं है, और ये वार रुकने की फिलहाल कोई संभावना भी नहीं दिखती है। अगर ये वार रुके तो पूरी दुनिया का भला है, अन्यथा लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहां कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार हैं। इंडिया का रुख अभी तक सबसे बेहतर है, एंड लेट्स सी टुमारो व्हाट शेप इट टेक्स, क्योंकि आज रात बहुत भारी पड़ने वाला है ईरान के ऊपर। आज रात या तो खमेनी का अंत होगा, खमेनी के बेटे का अंत होगा, रेजिम चेंज होगा। इनके ज्यादातर जो मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो मारे जा चुके हैं, बट इनका मिलिट्री का एक लेयर नहीं है। एक लेयर है जो खमेनी कंट्रोल करता है, एक लेयर है जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो डायरेक्ट मिलिट्री को निर्देश देता है, बट अल्टीमेट निर्देश खमेनी का होता है। और खमेनी तो खुद तो डूबेगा सनम, पूरे ईरान को ले डूबेगा। इजराइल के पास कमी नहीं है, इजराइल के साथ कई सारे सशक्त देश हैं। रूस आउटराइटली मदद कर नहीं पा रहा है ईरान का। तो इन परिस्थितियों में थिंग्स आर वेरी वेरी वोलाटाइल, और ये हो सकता है आज कल परसों में कि अमेरिका B-52 उड़ाए और 28 टन बम मार दे, क्योंकि इजराइल के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं वो तेहरान के शहर में तो होगा नहीं, वो कहीं पहाड़ियों के बीच है, और टेरेंस को ढूंढ पाना किसी के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वहां का, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव न दिख रहा हो तो अमेरिका मारेगा, B-52 से मारेगा। जिस दिन 25 टन बम गिरा दिया उस दिन सत्यानाश होगा। रेडिएशन अगर फैलेगा तो यूएस का कुछ नहीं जाता, प्रभावित होंगे मिडिल ईस्ट के देश, शायद इंडिया पाकिस्तान तक भी रेडिएशन आए। इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता या तो सरेंडर कर दे खमेनी या बर्बाद हो जाए खमेनी। अभी तक का जो दिख रहा है रास्ता, वहां पे खमेनी के बर्बाद हो जाने का चांसेस ज्यादा है। शायद कल तक हमें कुछ ऐसा ही न्यूज मिले। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम।